10th क्लास आज हम देखेंगे टॉपिक 21.4 जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ओके, तो बेटे मैं इसकी डेफिनेशन नो डाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी इजीली लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको ना समझा दूँ टॉपिक एग्जाम्पल, देन डिफाइन करेंगे हम इसको। जी तो बेटे मैं ना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन रिवाइज करें आप। ऐसा फार्मूला होता है जो कि आपको ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। तो वो फार्मूला है C4 यानी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है। इतना तो मुझे पता है कि ये एक अल्केन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड वाला होगा, सैचुरेटेड होगा, क्योंकि अल्केन का फार्मूला याद है ना, CnH2n+2 यही होगा ना। तो यहाँ पर n नंबर कितना है, 4 है, कार्बन जो 4 है तो C के साथ 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ 2 × n की जगह 4 और +2, तो C4 है कार्बन। हाइड्रोजन बेटे 2 × 4 8 है और +2 है, तो C4 है, हाइड्रोजन 8 + 2 यानी 10 है। तो यही तो लिखा है, यानी इतना तो मुझे फार्मूले से आइडिया हो रहा है कि ये एक अल्केन फैमिली का मेंबर है जिसमें तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल मैं कोई यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि फार्मूले ने मुझे एक आइडिया दे दिया। बहरहाल ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा C4H10। अच्छा, मैं इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से ना स्ट्रक्चर बनाकर लिखता हूँ। तो बेटे इसमें आपको C4 यानी कार्बन कितने मिल रहे हैं, 4। तो मैं ऐसा करता हूँ, कार्बन चारों को ना एक लाइन में, ऐसे सीधी लाइन में मैंने चारों कार्बन लिख दिए, ठीक है। C4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन 10 करने हैं। अब आप हाइड्रोजन को छोड़ दिया करें ऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के ऊपर रहें। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो आप कार्बन के जितने बॉन्ड बाकी हों उतने हाइड्रोजन लगा दिया करें। इस कार्बन को देखें तो बेटे इसका सिर्फ ये एक बॉन्ड बना है, इट मीन एक बना 3 बाकी, तो 3 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। ऊपर वाले हाइड्रोजन को देखेंगे बड़े कंफ्यूज होंगे। अच्छा, दूसरे कार्बन को देखें बेटे, इसके एक बॉन्ड ये बना है और एक बॉन्ड इधर बना है, यानी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी कितने हैं, 2। तो मैं उसकी जगह H2 यानी 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अगले कार्बन की भी यही स्टोरी है, उसके एक और दूसरे बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बाकी हैं, तो 2 मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन H2 की शक्ल में लगा देता हूँ। अब इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना है, तो बेटे 3 बॉन्ड बाकी हैं, तो मैं H3 लगा देता हूँ। अब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे हाइड्रोजन 10 चाहिए थे और 10 ही होंगे। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 5, 2 हाइड्रोजन 7 और 3 हाइड्रोजन यानी 10 पूरे हो गए। यानी ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना C4H10, मैंने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। ये उसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्पेलिंग आई नो थोड़े गलत हैं, तो इसको बस देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक और तरह से स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो कार्बन 4 है ना, इस केस में मैंने चारों एक लाइन में जोड़ दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कार्बन यूँ एक, दूसरा और तीसरा एक लाइन में जोड़ देता हूँ, और जो चौथा कार्बन है ना वो सेंटर वाले कार्बन के साथ यूँ जोड़ देता हूँ। तो यूँ मेरे पास 4 कार्बन जुड़ गए। अब मैंने इनके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। ऊपर नो डाउट मुझे 10 हाइड्रोजन चाहिए इस फार्मूले के अंदर। मैं उसको देखे बगैर कार्बन को देखते हुए अपने हाइड्रोजन पूरे करता हूँ। पहले कार्बन का सिर्फ राइट साइड पे एक बॉन्ड बना है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि टोटल 4 करने हैं कार्बन के। इस सेंटर वाले कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, राइट वाला कार्बन के साथ, लेफ्ट वाला भी कार्बन के साथ, नीचे वाला भी कार्बन के साथ, तो एक बाकी है, 3 बन गए, हाइड्रोजन लग गया। इस राइट वाले कार्बन के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और नीचे वाले कार्बन में भी यूं ही हो रहा है, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लग गए। अब आप अगेन हाइड्रोजन पूरे करें, 3 हाइड्रोजन, एक 4 हो गए, 4 3 7 हो गए और 7 3 10, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 10 पूरे हो गए। इट मीन ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इससे एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब बात को बड़ी तवज्जो से सुनना। आइसोमेरिज्म ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, लेकिन उससे बने 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर्स बन जाएं या स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाए। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, एक ये वाला बना मेरे पास और एक बेटे ये वाला बना, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये एक दूसरे के आइसोमर्स कंपाउंड है, जबकि ये बनने का प्रोसेस जो है वो आइसोमेरिज्म है। तो कहता है टू और मोर कंपाउंड। देखें इस केस में तो इस एक मॉलिक्यूलर से दो बने हैं ना कंपाउंड, लेकिन कभी कभी तीन भी बन जाते हैं, यानी दो से ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो वो सेम मिलेगा आपको। यानी अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताऊं तो कितना है C4H10, उसका भी सेम है। तो बेटे इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन जब मैं इनके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करूं तो वो मुझे अलग अलग मिलते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टी। चूँकि ये स्ट्रक्चर ही अलग अलग बन गई हैं तो बेटे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। आर सेड टू बी आइसोमर्स, यानी ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चे सेकेंड ईयर क्लास को मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया है ना, ये बहुत डिटेल में है। आइसोमेरिज्म की बहुत सारी टाइप है। ये जो मैंने आपको समझाई है ये आइसोमेरिज्म की बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसकी एक टाइप है। अच्छा, मैंने जो आपको मिसाल दी वो ये जो एक सीधा कंपाउंड बनाया इसका नाम होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन और सीधी लाइन में जुड़े हुए। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, बात को गौर से सुना, इसका नाम देखते हैं। इसमें बेटे हमने देखा कि 3 कार्बन एक लाइन में जुड़े हैं ना, तो 3 कार्बन की चेन बनी है। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और वो सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, तो प्रोपेन 3 कार्बन। और ये जो कार्बन है ये बेसिकली एक पूरा मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल प्रोपेन। और आप गौर से देखें तो ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है कार्बन 2 के साथ। देखें ये कार्बन 1 है तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है मिथाइल, लिहाजा शुरू में 2 आ रहा है। तो बहरहाल कंपाउंड ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई। इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन है। लेकिन जब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो हमें वो सेम ही मिलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार बात, कहता है जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको पता है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसा कि ये C4H10 की मिसाल ली, ये एक हाइड्रोकार्बन ही तो है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो सबसे सिंपल सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है ना, जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना के देगा, वो यही ब्यूटेन C4H10 है, जिसकी मिसाल हमने आपको दिखाई है। यानी इससे सिंपल जो मीथेन है, जिसका फार्मूला जिसमें सिर्फ एक कार्बन आ रहा होता है, फिर इथेन है जिसमें 2 कार्बन आएंगे, और प्रोप यानी 3 कार्बन वाला, यानी ये वाले जो कंपाउंड है ना C4 से नीचे नीचे C1, C2, C3 डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। ये इतने सिंपल हैं कि इनसे मज़ीद हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं मिल सकती। क्योंकि कहता है बिकॉज, यानी इसकी वजह ये है कि ईच एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली। यानी अगर आप मिथेन को देखें, इथेन को देखें, प्रोपेन को देखें, तो इनके सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही बनते हैं। तो ये MCQs आएगा आपको, सवाल स्टेटमेंट होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेगा। तो एक ऑप्शन मिथेन होगा, एक इथेन होगा, एक प्रोपेन होगा, एक ब्यूटेन होगा। तो आप ब्यूटेन को टिक करेंगे, क्योंकि बाकी सारे तो स्ट्रक्चर नहीं बनाते एक से ज़्यादा, उनके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके बेटा, तो अभी तक याद कैसे करना है, ये जो सारी बातें हैं ये इसको काट देनी है, मतलब बुक पे निशान ना गंदा ना करना, जस्ट याद नहीं करनी। आइसोमेरिज्म का शॉर्ट आएगा, चैप्टर ही शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है ये करके, ये ब्यूटेन की एग्जांपल और उसके ये 2 आइसोमर बना के दिखाने, डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल मेंशन करनी है, फिर अच्छा माना जाएगा। ओके बेटा, ये जो लाइनें हैं ये भी आपने रीडिंग के लिए रख लेनी है। उसके नीचे मूव करते हैं, MCQs की बात है। कहता है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज। यानी अभी जो मिसाल मैंने समझाई वो C4 को लेकर समझाई है, और हाइड्रोजन साथ में 10 जुड़ेंगे, कार्बन 4 है। इसके बाद जो कंपाउंड आएगा वो कार्बन 5 वाला होगा, फिर कार्बन 6 वाला, फिर कार्बन 7 वाला। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीज वेरी रैपिडली। तो आइसोमर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो C5 वाला 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, जिसका नाम है पेंटेन, ठीक है, 4 वाला का नाम क्या था, ब्यूटेन। 5 वाले कार्बन का पेंटेन नाम है।
उसके बेटे 3 आइसोमर्स हैं। MCQs याद रखें। जो अभी हमने मिसाल दी, ये जो ब्यूटेन है ये वाला, जिसके 4 कार्बन है ना, इसके 2 आइसोमर्स बनते थे, एक ब्यूटेन बनता है खुद और एक 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। लेकिन अगर हम 5 वाले मिसाल दें ना, 5 कार्बन वाले कंपाउंड की जो कि पेंटेन है, तो उसके बेटे 3 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, ये MCQs। अगला भी MCQs है। व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज टू 30, जब आप कार्बन बढ़ाते बढ़ाते C30 तक पहुंचते हो ना, कार्बन 30 तक, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आर ओवर 4 बिलियन। इमेजिन द नंबर कितना बड़ा है, क्योंकि जब कार्बन 30 तक जाते हैं तो कार्बन की एक बड़ी चेन के साथ बहुत ज़्यादा नई नई पॉसिबिलिटी जुड़ जाती हैं। तो आइसोमर की पॉसिबिलिटी जो है ना, वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाती है। अब कहता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जो मैंने आपको पढ़ाई है ब्यूटेन की मिसाल देकर, नॉट कन्फाइंड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली। हमने तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन की मिसाल ली है ना, तो कहता है सिर्फ अल्केन तक ये लिमिटेड या कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स शो द फिनोमिना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनके जो डेरिवेटिव हैं, उनकी तमाम क्लासेस में आपको आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब हम एक और मिसाल देखते हैं ब्यूटीन की, जो कि C4H10 होता है। जी तो बेटे कंपाउंड है हमारे पास ब्यूटीन। ठीक है, मैंने आपको बताया, अच्छा इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, C4H8। अच्छा, ये जो ब्यूटीन है ना, ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, और मैंने अल्कीन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें एक डबल बॉन्ड आएगी, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आएगी। तो बहरहाल यानी इसके अंदर ना डबल बॉन्ड तो होगी, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला भी मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊँ। अल्कीन का फार्मूला था CnH2n, n यानी कार्बन नंबर, तो अगर कार्बन 4 हुए तो हाइड्रोजन 4 × 2 8 हो जाएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है, कार्बन 4 हुए हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। बहरहाल ब्यूटीन के नाम से और उसके फार्मूले से अंदाज़ा हो गया कि ये अल्कीन है और उसमें एक डबल बॉन्ड हमने लगानी है। अब ज़रा इसको स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आइए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 4 है ना, तो मैं कार्बन 4 ऐसे जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मैं ना इनमें एक डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, क्योंकि बल्कि लगानी ही है। तो डबल बॉन्ड मैं ऐसा करता हूँ कि पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये होगी डबल बॉन्ड। तो अब हाइड्रोजन पूरे करने की बारी है। देखिए बेटे, पहले कार्बन ने ना 2 बॉन्ड बना लिए, तो हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे साथ। इस दूसरे कार्बन ने 2 बॉन्ड लेफ्ट पे बनाए, एक राइट पे, यानी 3 बॉन्ड बनाए, तो एक बाकी है, उधर मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन। इस तीसरे कार्बन ने बेटे एक राइट पे बॉन्ड बनाया और एक लेफ्ट पे बनाया, तो 3 बॉन्ड बन गए, तो पीछे 2 बने हैं, तो पीछे बचे 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन 2। इस आखिरी कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, तो पीछे बचे 3, यानी H3 लग गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूटीन कंपाउंड बन गया, लेकिन इसका नाम सुनिएगा। अब चूंकि डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड के इस तरफ पहला कार्बन है और इस तरफ दूसरा कार्बन, तो आप 1 ब्यूटीन बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। इसकी रीज़न ये है कि जो डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के दरमियान होती है ना, उनमें से छोटा नंबर आपने चूज़ करना है। तो 1 2 में से 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो मैं इसको 1 चूज़ कर लूँगा और ये है ब्यूटीन। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी एक स्ट्रक्चर बन गई। अच्छा, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मैं सारा नहीं लिख रहा, बस डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव, अगर यहाँ पर ना होती लेट सपोज, और इधर हो जाती, कार्बन भी मुझे पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी चेंज करने पड़ते और आपको ये वाला फार्मूला मिलता, तो बेटे वो कंपाउंड क्या होता, बात को समझते हैं अब। जी तो बेटे अब बात को समझिएगा। हमारे पास ना अब डबल बॉन्ड, मैंने इसकी बजाय नया फार्मूला बना लिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड ना, पहला कार्बन इसको कह लेते हैं, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब डबल बॉन्ड किस किस के दरमियान है, अब डबल बॉन्ड है कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान। तो यहाँ पर अभी भी ये ब्यूटीन है ना, तो अभी भी ये ब्यूटीन है, ठीक, लेकिन कौन सा नंबर साथ लगेगा, 2 3 के दरमियान है तो छोटा लगाएंगे, यानी 2 ब्यूटीन है। अब बुक ने इसको किसी और अंदाज से लिखा है, वो भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कि आप 1 ब्यूटीन की बजाय ना ब्यूट 1 इन लिख लें,
ठीक है, या आप लिख लें ब्यूट टू इन, एक ही बात है, फार्मूले भी सेम है, मैंने डबल बॉन्ड इधर को लगाया, बुक ने राइट साइड से शुरू कर दिया, तो एक ही बात है। अब यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूजन होती है, बच्चे सोचते हैं कि सर क्या इससे 3 ब्यूटीन भी बन सकती है, यानी अगर डबल बॉन्ड हो 3 और 4 के दरमियान, तो मैं इसकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपको जी। तो मैंने 4 कार्बन बना लिए, हाइड्रोजन को फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पूरे करने कोई मुश्किल बात नहीं है। मिसाल के तौर पर नंबरिंग मैं अब तक शुरू कर रहा था यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होती, तो जाहिर है कि डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान है, तो नाम बनता 3 ब्यूटीन, क्योंकि 3 4 में 3 छोटा है, तो इट मीन इसके तो 3 आइसोमर हो गए ना, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन सॉरी, और नीचे है 3 ब्यूटीन। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 ब्यूटीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अब हम नंबरिंग को इरेज करते हैं। लेट सपोज डबल बॉन्ड यहाँ पर था, तो आप नंबरिंग दूर से नहीं शुरू करोगे 1 2 3 और 4, नहीं, रूल ये कहता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो ना, उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से कार्बन 1 बोलूँ, यहाँ पर 2 बोलूँ, यहाँ पर 3 बोलूँ, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 3 नंबर मिला। लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं इसको ना नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 और 2 नंबर मिलेगा, जो कि छोटे नंबर है 3 और 4 से। तो मैं फिर इसको शुरू करूँगा, नंबरिंग यहाँ से दूंगा, तो अब ब्यूटीन है तो ब्यूटीन है। अब अगेन हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन 1 और 2 के दरमियान, तो छोटा नंबर चूज़ किया जाएगा विच इज़ 1, यानी 1 ब्यूटीन ही है। तो बेसिकली 3 ब्यूटीन बनता ही नहीं है, 2 ही आइसोमर्स हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। बुक में जिक्र नहीं है आखिरी बात का जो अभी ख़त्म की मैंने, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया मैंने।